संसदीय व्यवस्था हम सब पढ़ रहे थे और उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा ये क्लास होगा ये संसदीय व्यवस्था के साधनों से संबंधित होगा या संसद की कार्यवाही कैसे संपादित होती है इससे संबंधित होगा। इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम मुख्य रूप से 3 बातों पर या 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। एक तो जो संसदीय कार्यवाही होती है, जैसे उसमें प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जो विभिन्न प्रकार के संसदीय प्रस्ताव आते हैं उन पर चर्चा करेंगे और इसी में हम लोग संसदीय समितियों पर भी बात करेंगे कि संसद में कौन कौन सी समितियां होती हैं और ख़ास करके जो एक अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां, 2 प्रकार की समितियां होती हैं। हालांकि समितियां तो बहुत सारी होती हैं लेकिन कुछ बड़ी समितियां जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, इन समितियों पर हम लोग बात भी करेंगे। तो देखिए, संसदीय कार्यवाही के साधन का मतलब है कि भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और संसदीय शासन व्यवस्था में आप जानते हैं कि संसद के प्रति सरकार जवाबदेह होती है। संसद के प्रति सरकार जवाबदेह होने का मतलब है कि जैसे आपने पढ़ा कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। संसद में विपक्ष होता है, विपक्ष सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछता है, तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि सत्ता पक्ष निरंकुश न होने पाए, उसके ऊपर विपक्ष अंकुश रखता है। तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है लेकिन राज्यसभा में भी विपक्ष उससे प्रश्न पूछ सकता है, उससे सवाल जवाब कर सकता है और मंत्रियों को उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो संसदीय कार्यवाही के साधनों में हम लोग पढ़ेंगे कि संसद की कार्यवाही कैसे होती है। देखिए, बाकी चीज़ें हम जान चुके हैं कि संसद के सत्र कितने होते हैं, तो वर्ष में 3 बार होते हैं, कब होने चाहिए, कोरम क्या होना चाहिए, कैसे संसदीय कार्यवाहियाँ चलती हैं, अध्यक्ष सभापति की भूमिका आदि पर हम लोगों ने बात की है। तो आज हम लोग बात करेंगे जो संसदीय कार्यवाही होती है वो कैसे चलती है। तो सबसे पहले जैसे इसमें एक चीज़ आती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपने पढ़ा होगा कि संसदीय कार्यवाही के साधनों में सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे, एक होता है प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल क्या है, सबसे पहले इस पर जानेंगे, इसको जानेंगे और उसके बाद प्रश्नकाल में कौन कौन से प्रश्न होते हैं इस बात को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, प्रश्नकाल का मतलब होता है कि संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों, दोनों सदन का मतलब यहाँ पर लोकसभा एवं राज्यसभा, दोनों सदनों में जो प्रथम घंटा होता है, पहला जो घंटा होता है, यानी ये 11 से 12 होता है। 11 से 12 का मतलब संसद की बैठकें जब भी चलती हैं तो 11 बजे से शुरू होती हैं और 11 बजे से 12 बजे तक लेकर के, यानी कि सुबह 11 AM जिसको आप कहते हैं, वहाँ से लेकर के 12 बजे तक जो पहला घंटा होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। यानी कि संसदीय कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है उसे क्या कहेंगे, प्रश्नकाल कहते हैं। इसको प्रश्नकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य से, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य से अन्य सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्य सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, संसदीय व्यवस्था में आप जानते हैं कि निरंकुश सरकार का विरोध किया जाता है और ये माना जाता है कि अंकुश होना चाहिए। तो सरकार जब शासन करती है तो संसद अनेक प्रकार से उस पर नियंत्रण रखती है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि अगर विनियोग विधेयक से धन निकालना है या विनियोग विधेयक द्वारा धन निकालना है तो संसद से पारित करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई बिल बनाना है तो भी संसद में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर विपक्ष बैठा है, वो आपका मूल्यांकन करेगा। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे आम व्यक्ति को, देखिए, हम आप सरकार से प्रश्न कर सकते हैं लेकिन हम आप सभी लोग सरकार से सीधे प्रश्न नहीं कर सकते। तो हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, देखिए, प्रश्नकाल में ये नहीं कि विपक्षी प्रश्न पूछ सकता है, अपने पार्टी का भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है। और किससे पूछ सकता है, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य से पूछ सकता है। क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं वही सरकार को चलाते हैं, इसलिए उनसे प्रश्न पूछा जाता है। और चूंकि संसद की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। तो प्रश्नकाल में, यानी कि जो क्वेश्चन आवर होता है संसद का, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर में मंत्रियों से सदस्य प्रश्न पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 घंटे में सभी लोग प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछे जाने की एक निश्चित कार्यवाही होती है, सदस्य अपना प्रश्न रखते हैं, उसके बाद अध्यक्ष और सभापति तय करते हैं कि उनका जवाब मंत्री आकर के सदन में दे। तो मनमाने तरीके से नहीं कि 1 घंटे में सभी लोग पूछेंगे, इसकी अपनी एक व्यवस्था होती है और उसी व्यवस्था के तहत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा।
तो जो पहला घंटा होता है, प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर होता है, उसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग अब इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रश्नकाल में जो सबसे पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एक टाइप है, एक होते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, सबसे पहले इनको आप समझेंगे कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो तारांकित प्रश्न का मतलब होता है कि ऐसे प्रश्न जिनके आगे स्टार बना दिया जाता है, यानी कि स्टार्ड क्वेश्चन ये होते हैं, यानी ऐसे प्रश्न जिनके आगे स्टार का चिन्ह बना दिया जाता है, उन प्रश्नों को तारांकित प्रश्न कहा जाता है। अब कौन सा क्वेश्चन तारांकित होगा या तारांकित नहीं होगा, ये तय करते हैं अध्यक्ष या सभापति। अध्यक्ष या सभापति को यह अधिकार होता है कि वो तय करेंगे कि कौन सा प्रश्न तारांकित होगा और कौन सा प्रश्न अतारांकित होगा। और इन प्रश्नों का जवाब कौन देते हैं? मंत्री देते हैं। तो तारांकित प्रश्न का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रश्न लिखा गया है और उस प्रश्न के आगे स्टार लगा हुआ है, तो तारांकित प्रश्न का सरल मतलब ये होता है कि इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है, यानी कि लिखित रूप में इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। यदि प्रश्न तारांकित है तो मंत्री सदन में आकर के मौखिक रूप से उसका उत्तर देगा, वक्तव्य देगा अपना, लिखित तौर पे उत्तर नहीं देगा। दूसरे अतारांकित होते हैं, वहाँ पे लिखित उत्तर दिया जाता है। जैसे कोई जानकारी अगर लिखित तौर पे सदस्य मंत्री से मांगता है तो वो फिर लिखित तौर पे देगा। तो यदि लिखित तौर पे देना है तो उस पर स्टार नहीं बनाया जाता है, और यदि लिखित तौर पे नहीं लेना है, मौखिक जवाब लेना है, तो उस पर स्टार बना दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि तारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है? मौखिक दिया जाता है। और तारांकित प्रश्न का मतलब होता है कि इसके आगे स्टार बना दिया जाता है, इस बात का सूचक होता है कि उत्तर मौखिक देना है। और देखिए, जब तारांकित प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर दिया जाता है, तो जब मौखिक कोई मंत्री उत्तर देगा तो इस तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तारांकित में क्या पूछे जा सकते हैं? पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब क्या है कि जैसे किसी तारांकित उत्तर का मंत्री ने उत्तर दिया मौखिक रूप से और सदस्य संतुष्ट नहीं है, तो उससे जुड़ा हुआ पूरक क्वेश्चन पूछ सकता है। पूरक का मतलब है कि जैसे आपने हमसे क्वेश्चन किया, हमने जवाब दिया, आप हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तो आपने उसमें क्रॉस क्वेश्चन किया। हालांकि क्रॉस क्वेश्चन शब्द यहाँ पे नहीं प्रयोग किया गया, यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया? पूरक प्रश्न। तो पूरक प्रश्न किस पे पूछे जा सकते हैं? जो प्रश्न तारांकित होंगे उन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरक प्रश्न क्या होते हैं? जो जवाब देने के बाद कोई मंत्री जब जवाब देता है और कोई सदस्य उससे संतुष्ट नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वो पूरक प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ पे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं उनको कहते हैं अतारांकित क्वेश्चन या अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इसमें कोई निशान नहीं बनाया जाता है और इनका उत्तर मंत्री लिखित तौर पे देता है। ध्यान रखना, अतारांकित प्रश्न का उत्तर मंत्री कैसे देता है? लिखित तौर पे देता है, और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। यानी तारांकित में आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि उत्तर कैसे दिया जा रहा है? मौखिक। लेकिन अतारांकित में आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते क्योंकि उत्तर कैसे दिया जा रहा है? लिखित। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक प्रश्न और प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इनको कहते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न का मतलब होता है कि ऐसे प्रश्न जो 10 दिन से कम, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न जो 10 दिन से कम की नोटिस या 10 दिन की अवधि से कम की नोटिस दे करके पूछे जा सकते हैं। 10 दिन से कम समय की नोटिस दे करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्प सूचना। अल्प का मतलब जल्दी जिनकी सूचना दी जाए। देखिए, होता क्या है कि साधारण तरीके से अगर आपको प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना है, चाहे तारांकित चाहे अतारांकित, तो आपको 10 दिन से ज़्यादा या 10 दिन से या उससे अधिक समय में आपको प्रश्न पूछना पड़ता है। यानी 10 दिन की नोटिस पर कम से कम आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब फिर उसमें होता है कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किसका नंबर कब आएगा, वो निर्धारित करता है अध्यक्ष या सभापति। यानी यदि आपको प्रश्नकाल में कोई प्रश्न पूछना है तो आपको न्यूनतम कितने दिन का नोटिस देना होता है? 10 दिन का न्यूनतम, अधिकतम इससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कोई लोक महत्व का प्रश्न हो और उसमें तुरंत मतलब उस प्रश्न को पूछे जाने की ज़रूरत हो, तो सदस्य अल्प सूचना प्रश्न पूछ सकता है। और अल्प सूचना प्रश्न उन प्रश्नों को कहेंगे जिनकी नोटिस 10 दिन से कम अवधि में दी जाती है या 10 दिन से कम अवधि की नोटिस दी जाती है। जैसे कोई सदस्य तुरंत प्रश्न पूछना चाहे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में या 10 दिन से कम में पूछना चाहे, तो ऐसे प्रश्न को क्या कहेंगे? अल्प सूचना प्रश्न कहेंगे। यानी प्रश्नकाल में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं?
पहले कौन से? तारांकित, जिनके आगे स्टार बना दिया जाता है। दूसरे, जिनके आगे स्टार नहीं बनाया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न कौन से प्रश्न होते हैं? जो 10 दिन से कम अवधि की नोटिस दे करके पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना गैर सरकारी सदस्य, यहाँ पे ये शब्द बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान रखना। एक होता है संसद में अगर कभी भी आपसे ये प्रश्न आ जाए कि गैर सरकारी सदस्य कौन होता है, तो जो संसद का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है वो गैर सरकारी सदस्य है। और जितने सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो कौन से सदस्य हैं? सरकारी सदस्य हैं। तो गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उन्होंने कोई विधेयक रखा हो या उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया हो तो उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो प्रश्नकाल में कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्न, एक कौन से? एक पूछे जाते हैं अतारांकित प्रश्न आप जोड़ लेना आगे। एक कौन से पूछे जाते हैं? अल्प सूचना प्रश्न। और एक आपसे पूछे जाते हैं प्राइवेट सदस्यों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि प्राइवेट सदस्यों से जो प्रश्न पूछे जाएं। आगे आप प्रश्न जोड़ लेना। ये 4 तरीके के प्रश्न प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और प्रश्नकाल में जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको आप जरूर देख लेना, हो सकता है किसी एग्जाम में आपके काम आ जाए या किसी इंटरव्यू में आपके काम आ जाए। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो हरे रंग के लिफाफे में रखे जाते हैं, या उनके लिए लिफाफे का रंग आरक्षित होता है एक प्रकार से, मान लीजिए। जैसे तारांकित प्रश्न को हरे रंग के लिफाफे में, अतारांकित प्रश्न को सफ़ेद रंग के लिफाफे में, अल्प सूचना प्रश्न को हल्के गुलाबी रंग के लिफाफे में, और प्राइवेट सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं वो पीले रंग के लिफाफे में रखे जाते हैं। तो लिफाफों का रंग भी मैंने इसलिए बता दिया कि कई बार इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें पूछ लेता है आपसे, जैसे संसद में पूछ नहीं लेता कि लोकसभा में आखिर ग्रीन कारपेट का प्रयोग क्यों होता है, राज्यसभा में रेड कारपेट का प्रयोग क्यों होता है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ये प्रश्नों के लिफाफों का रंग होता है, इसको आप समझेंगे। इसी में एक चीज़ और आप देख लीजिए, आधे घंटे की एक चर्चा होती है, आधे घंटे की चर्चा के नाम से जानी जाती है। इसको भी आप देख लीजिए, हो सकता है आपको एग्जाम में मिल जाए। आधे घंटे की चर्चा क्या होती है कि जैसे प्रश्नकाल में तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना का कोई प्रश्न पूछा गया और जो उत्तर दिया गया उसमें ऐसा मतलब प्रतीत हुआ कि इसके और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो वहाँ पर तो 1 ही घंटे का समय होता है। जैसे कोई उत्तर दिया गया और उसमें माना गया कि कोई ऐसा विषय छुपा हुआ है जिसके और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, यानी तारांकित, अतारांकित या जो अन्य प्रश्न होते हैं जैसे अल्प सूचना प्रश्न, तो अगर लगा कि नहीं इन पर और विस्तृत स्पष्टीकरण की ज़रूरत है तो आधे घंटे की चर्चा कराई जा सकती है। और ये जो आधे घंटे की चर्चा होती है ये शाम को 5 बजे से 5:30, यानी कि इसको कहेंगे आप PM, यानी कि शाम 5 से 5:30 का समय इसमें आरक्षित किया जाता है, जब संसदीय कार्यवाही समाप्त होती है तब। तो 5 बजे से 5:30 बजे के बीच इस पर चर्चा हो सकती है। इसमें एक नियम है कि राज्यसभा में सभापति किसी भी दिन ऐसी चर्चा करा सकता है। ध्यान रखना, राज्यसभा में सभापति किसी भी दिन ऐसी चर्चा करा सकता है, आधे घंटे की चर्चा करा सकता है। और लोकसभा में ऐसी चर्चा के लिए 3 दिन आरक्षित किए गए हैं, मंडे यानी कि सोमवार, और उसके बाद फिर बुधवार, और फिर उसके बाद फिर शुक्रवार। तो लोकसभा में इसके लिए कितने दिन आरक्षित किए गए हैं? 3 दिन, यानी लोकसभा में ऐसी चर्चा 3 दिन हो सकती है, सोमवार को, बुधवार को और कब? शुक्रवार को। और राज्यसभा में आधे घंटे की चर्चा किसी भी दिन हो सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखना थोड़ा सा, आधे घंटे की चर्चा भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद संसदीय कार्यवाही में एक शून्यकाल, 0 आवर को हम लोग देखते हैं। देखिए शून्यकाल क्या है, पहले इसको समझेंगे। शून्यकाल का मतलब है कि ये दिन में 12 बजे से शुरू होता है और ये 1 बजे तक होता है, यानी कि दोपहर में 12 बजे शुरू होकर के और ये 1 बजे तक 1 घंटे का समय होता है। तो देखिए प्रश्नकाल में क्या होता है, प्रश्नकाल में पहले से तय प्रश्न ही उठाए जाते हैं। आप पहले से नोटिस देते हैं, फिर आपको उत्तर मिलता है। वहाँ पे औपचारिक तरीके से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न पूछना है अनौपचारिक तरीके से, पहले से कोई तैयारी नहीं है, एकदम से प्रश्न उठता है और वो पूछना चाहता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो शून्यकाल जो है, आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि शून्यकाल जो है वो संसदीय परंपरा में भारत की देन है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि संसदीय परंपरा में ये भारत की देन है। भारत की देन का मतलब है कि इसके पहले शून्यकाल किसी अन्य देश में नहीं था। और इसका शून्यकाल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 12 बजे शुरू होता है, तो जो 00 है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? शून्यकाल।
12 बजे का जो समय होता है उसमें जो 00 है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, शून्यकाल। ये मीडिया द्वारा दिया गया नाम है और इसी नाम से ये चर्चित हो गया है। शून्यकाल क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, संसदीय परंपरा में भारत की देन है, मीडिया द्वारा दिया गया एक नाम है। और शून्यकाल की परंपरा भारत में 1962 से प्रचलित है, यानी 1962 से ये परंपरा भारत के संसदीय इतिहास में आ चुकी है। और शून्यकाल में क्या होता है, शून्यकाल में अनौपचारिक तरीके से, यानी फॉर्मेलिटी इसमें नहीं होती है, इसमें आप कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं। मतलब इसमें पहले से कोई नोटिस नहीं देनी होती है। जैसे वहाँ पे क्या होता है, प्रश्नकाल में आपको नोटिस दे के प्रश्न पूछने होते हैं, तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें बिना किसी मतलब औपचारिकता के आप सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो शून्यकाल में क्या होता है, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी नोटिस के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि एक चीज़ है कि यहाँ पर एक चीज़ निर्धारित कर दी गई है कि शून्यकाल के दौरान अधिकतम 20 प्रश्न ही उठाए जा सकते हैं। तो शून्यकाल और प्रश्नकाल में क्या अंतर है कि प्रश्नकाल में आपको कोई प्रश्न पूछने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है, नोटिस देनी होती है, समय लेना होता है, फिर उसके बाद आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शून्यकाल में बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के जो भी लोक महत्व के प्रश्न हो उनको तुरंत उठाया जा सकता है। और ये परंपरा भारत की देन है, 1962 से आरंभ की गई। संसदीय परंपरा में एक और पॉइंट यहाँ पर आप देखिए, एक चीज़ होती है अल्पकालीन या अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालीन का मतलब ये होता है कि इस चर्चा को जो है किसी, जैसे कोई लोक महत्व का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट का कोई ऐसा विषय हो जिस पर तुरंत चर्चा की आवश्यकता हो या उस पर चर्चा करना आवश्यक हो। तो देखिए, प्रश्नकाल, शून्यकाल और आधे घंटे की जो चर्चा है, उसके अलावा एक चीज़ क्या होती है, अल्पकालीन या अल्पकालिक चर्चा। सामान्यतः इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए अधिकतम 2 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है, इससे ज़्यादा का समय निर्धारित नहीं किया जाता है। तो इसके लिए सामान्यतः 2 घंटे निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए इसको 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं। तो अध्यक्ष या सभापति दोनों, देखिए लोकसभा होगा तो अध्यक्ष और अगर राज्यसभा होगी तो सभापति। तो लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति सप्ताह में कोई दिन 2 दिन निर्धारित कर सकता है, ध्यान रखना। यानी अल्पकालीन चर्चा के लिए सप्ताह में अधिकतम 2 दिन निर्धारित किए जाते हैं। जैसे आमतौर पर इसके लिए मंगलवार और बृहस्पतिवार का दिन आरक्षित होता है, लेकिन चाहे तो अध्यक्ष बदल भी सकता है, परंपरा में मंगलवार बृहस्पतिवार चल रहा है। तो अल्पकालीन जो चर्चा होती है ये अध्यक्ष और सभापति द्वारा सप्ताह में 2 दिन की जा सकती है या 2 दिन आयोजित की जा सकती है। और इसमें किसी लोक महत्व के या अविलंब का मतलब जिस पर कि विलंब न किया जाए, तुरंत चर्चा की आवश्यकता हो, पब्लिक से संबंधित, लोक महत्व से संबंधित कोई ऐसा विषय उत्पन्न हो जाए जिस पर तुरंत चर्चा करने की आवश्यकता हो, तो अल्पकालीन चर्चा भी हो सकती है, अल्पकालिक चर्चा हो सकती है। अध्यक्ष या सभापति इसके लिए सप्ताह में 2 दिन आरक्षित कर सकता है। ये चर्चा मतलब दिन की बैठक समाप्त होने के बाद भी हो सकती है, उसके पहले भी हो सकती है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जो अल्पकालीन या अल्पकालिक चर्चा होती है, इसको 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं। सप्ताह में इसके लिए कितने दिन आरक्षित हो सकते हैं, 2 दिन। और ये कौन निर्णय करता है, अध्यक्ष अथवा सभापति। तो प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालीन चर्चा, कम से कम ये 4 चीज़ तो जरूर आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके काम की बातें, इनको आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम लोग संसद में जो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव आते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो जो संसद में आने वाले प्रस्ताव होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, संसदीय प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव का मतलब मोशन होते हैं, विभिन्न प्रकार के मोशंस। तो प्रस्ताव का मतलब होता है कि संसदीय चर्चा चलती रहती है, उसमें कई प्रकार के प्रस्ताव आते हैं। कुछ प्रस्ताव आपने सुने होंगे, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, या जैसे एक होता है स्थगन प्रस्ताव, या इसको कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। तो एक एक प्रस्ताव को हम समझते हैं, उनका क्या महत्व होता है और कैसे वो काम करते हैं। इसी में कटौती प्रस्ताव आते हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, ये चीज़ें आपको पढ़नी बहुत आवश्यक है। आप समझिए, जैसे आप, होता क्या है कि अगर आप नए हैं तो आप संविधान को बहुत हल्के में लेते हैं, किसी भी विषय को हल्के में लेते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि आपको बहुत बेहतर पढ़ाई पढ़नी होती है और चीज़ों को बिल्कुल पानी की तरह साफ़ रखना पड़ता है, एकदम साफ़ पानी की तरह। जैसे स्वच्छ जल होता है ना, वैसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके साफ़ नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कोई भी प्रश्न हल करते समय बहुत श्योर नहीं रह पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़े कमज़ोर जो है कंपटीटर सिद्ध हो जाते हैं। तो आप मेहनत से पढ़िए, इन चीज़ों को भी समझते चलिए। बहुत लोग तो इनको छोड़ ही देते हैं।
तो प्रस्ताव हमें समझने हैं, मोशंस हमें समझने हैं। जैसे इसमें सबसे पहला प्रस्ताव कौन सा मैं बता रहा हूँ आपको, स्थगन प्रस्ताव, अंग्रेजी में कहेंगे एडजर्नमेंट मोशन। तो स्थगन प्रस्ताव को क्या कहते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं कि इस प्रस्ताव को बहुत सारे लोग काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। इस प्रस्ताव को बहुत सारे लोग काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। काम रोको का मतलब है कि संसदीय कार्यवाही को रोक दिया जाए। कुछ लोग इसको एक और नाम देते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव। तो एडजर्नमेंट मोशन मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो ये नाम से भी आपको मिल सकता है। अब ये प्रस्ताव क्यों आता है, इसको समझना है हमें। जैसे मान लेते हैं कि संसद की कार्यवाही चल रही है और कोई ऐसा विषय उत्पन्न हो जाता है जिस पर तुरंत चर्चा करने की आवश्यकता है। मतलब देश में कोई ऐसी स्थिति हो, कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर तुरंत चर्चा करने की आवश्यकता हो। तो कार्य स्थगन प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ये किसी ऐसे विषय पर मतलब इसको लाया जाता है जिस पर तुरंत चर्चा की आवश्यकता हो, कि और सारे काम रोक दिए जाएं, जो और संसद की रूटीन कार्यवाहियाँ चल रही हैं उनको रोक दिया जाए, इस पर चर्चा कराई जाए। तो इसको कहते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव। और इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ध्यान रखना, ये प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। यानी ये प्रस्ताव इस तरह से नहीं आ सकता कि एक सदस्य या 2 सदस्य इस प्रस्ताव को ले आए, कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन इसमें आवश्यक होता है। ये प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, जब कोई ऐसा प्रश्न उठ जाए जो अविलंब चर्चा या अविलंब जिस पर मतलब चर्चा की जरूरत हो, तो ऐसी स्थिति में आ सकता है। हाँ, जिस प्रश्न पे बहस हो चुकी हो, जिस विषय पे बहस हो चुकी हो, उस पर यह प्रस्ताव नहीं आएगा। ऐसे किसी विषय पर यह प्रस्ताव नहीं आ सकता जो न्यायालय में विचाराधीन हो। तो कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, ये नहीं कि आप किसी पर भी ला सकते हैं। लेकिन अगर कोई संकटकालीन परिस्थिति या कोई ऐसा मुद्दा उत्पन्न हो जाए जिस पर संसद चाहती है कि तुरंत चर्चा हो, अन्य कार्य को रोक दिया जाए, तो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। और इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ये प्रस्ताव अगर आता है तो सरकार के लिए थोड़ी सी चिंता की बात होती है। हालांकि इस प्रस्ताव के आने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसे इस्तीफा नहीं देना होता है, लेकिन वो उसके लिए एक अपमानजनक माना जाता है कि एक प्रकार से ये माना जाएगा कि इतने बड़े, अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर सरकार चर्चा नहीं कर रही है, कोई विपक्ष या अन्य सदस्य उस पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाते हैं, तो सरकार के लिए बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। इसीलिए हुआ क्या है, पीसीएस में एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है प्रारंभिक परीक्षा में भी, कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने, अगला जो हम आपको प्रस्ताव पढ़ाएंगे वो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है कि उसमें भी यही होता है कि किसी लोक महत्व के विषय पर तुरंत जिस पर चर्चा करनी हो उस पर कोई सदस्य ध्यान दिलाता है। तो हुआ क्या है पिछले सालों में कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का स्थान ले लिया है। यानी वर्तमान में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का स्थान ले लिया है या इसको रिप्लेस कर दिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ध्यान रखना कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी भारत की ही परंपरा है और उसने इस प्रस्ताव का स्थान ले लिया है। तो फिलहाल तो इसको जानना जरूर है। तो स्थगन प्रस्ताव क्या है, जब किसी विषय पर तुरंत चर्चा करनी हो, कोई देश के या राष्ट्रीय हित का कोई विषय उत्पन्न हो गया हो और उस पर तुरंत चर्चा करनी हो, तो 50 सदस्यों के समर्थन से यह प्रस्ताव आ सकता है और इस प्रस्ताव पर अन्य कार्यवाहियों को रोक करके चर्चा की जाती है। सत्ता पक्ष के लिए ये प्रस्ताव थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसके खिलाफ एक प्रकार से आता है, उसकी आलोचना भी हो सकती है इस आधार पर। तो स्थगन प्रस्ताव आपको ध्यान में रखना है कि क्या है और कैसे आता है। इसके बाद दूसरा प्रस्ताव जो हम लोग पढ़ेंगे उसे क्या कहते हैं हम सब लोग, इसी संबंधित, इससे जोड़ लीजिए, उसको कहते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैं इसलिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस प्रस्ताव ने इस प्रस्ताव का स्थान ले लिया है। यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने स्थगन प्रस्ताव को लगभग जो है समाप्त कर दिया। समाप्त करने का मतलब है कि ज़्यादातर चर्चा अब स्थगन प्रस्ताव के तहत ना होकर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत होती है और सत्ता पक्ष भी इस प्रस्ताव के यानी स्थगन प्रस्ताव के स्थान पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कराना ज़्यादा उचित समझता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को कहते हैं हम सब लोग कॉल अटेंशन मोशन, यानी कि इस पर अटेंशन, ध्यान आकर्षित कराना। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है कि कोई सदस्य संसद का कोई भी सदस्य, जिस सदन का सदस्य है, वो अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से किसी मंत्री, ध्यान से सुनिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या कॉल अटेंशन मोशन में क्या होता है कि कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से किसी मंत्री से किसी विषय पर या किसी मंत्री का किसी विषय पर ध्यान आकर्षित कराता है।
और यदि अध्यक्ष अनुमति दे देता है तो मंत्री को वक्तव्य देना होता है। अगर मंत्री तुरंत वक्तव्य न देना चाहे तो वो उसके लिए समय भी मांग सकता है। यानी कि ये प्रस्ताव जो होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कि किसी लोक महत्व के अविलंबनीय जो विषय हो, यानी जिस पर ज़्यादा देर न की जाए, ऐसे विषय पर वो अध्यक्ष की अनुमति से मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कराता है। और मंत्री तुरंत जवाब दे सकता है या फिर वो चाहे तो समय भी मांग सकता है अगर वो तुरंत जवाब देने की स्थिति में न हो। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो यही आया था कि किस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने किस प्रस्ताव के जो है कार्यक्षेत्र को सीमित किया है। तो आप जवाब देंगे स्थगन प्रस्ताव। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। और एक और खास बात ध्यान रखना होगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की परंपरा 1954 से शुरू हुई है और ये भी भारत की देन है। ध्यान रखना, ये भी किसकी देन है? ये भी भारत की ही देन है। यानी संसदीय परंपरा में शून्यकाल के साथ साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या कॉल अटेंशन मोशन भी भारत की ही देन है। इसके बाद एक प्रस्ताव है जिसको कहते हैं हम लोग विशेषाधिकार प्रस्ताव, अंग्रेजी में प्रिविलेज मोशन। तो प्रिविलेज मोशन या विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है, इसको आप जानिए। ये किसी सदस्य द्वारा मंत्री के खिलाफ लाया जाता है। ध्यान रखना, ये लाया किसके द्वारा जाता है? किसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री के खिलाफ। क्यों लाया जाता है इसको जानिए। यदि किसी सदस्य को ऐसा लगता है, यदि किसी सदस्य को, सदस्य का मतलब संसद सदस्य को, यदि किसी संसद सदस्य को ऐसा लगता है कि किसी मंत्री ने मांगी गई सूचना, जो सूचना उससे मांगी गई थी किसी सदस्य द्वारा, तो कोई मंत्री जब मांगी गई सूचना में, या किसी सदस्य को ऐसा लगता है कि किसी मंत्री से जो सूचना मांगी गई थी उस सूचना में उसने तथ्यों को छुपाया है या फिर उसने सही से सूचना नहीं दी है, तो ऐसी स्थिति में ये सदस्य क्या करता है? ये सदस्य अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन के आधार पर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाता है। यानी जब किसी सदस्य को लगता है कि मंत्री ने मांगी गई सूचना में सही तथ्य नहीं दिए हैं, पूरी सूचना नहीं दी है, या तथ्यों को तोड़ मरोड़ के या अधूरे तथ्यों के साथ सूचना दी है, तो सदस्य किसी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। और विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य मंत्री की निंदा करना होता है। ध्यान रखना, विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? किसी मंत्री की निंदा करना कि उसने सही से जानकारी संसद के समक्ष नहीं रखी है, या उसने जानकारी नहीं दी है, जो उससे जानकारी मांगी गई थी उसमें उसने तोड़ मरोड़ की है, या उसने सही सूचना नहीं दी है। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जाएगा और ये मंत्री की निंदा के उद्देश्य से लाया जाता है। इसके बाद जो संसदीय परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ऐसे प्रस्ताव को हम लोग क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है और क्यों लाया जाता है? तो क्यों लाया जाता है इसका कोई कारण नहीं है। पहली चीज़ जान लीजिए, लाया जाता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में एक प्रावधान किया गया है कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों को संचालित करने के लिए नियम बनाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव जो आता है वो लोकसभा के नियम 198 के तहत आता है। ध्यान रखना है आपको, अविश्वास प्रस्ताव जो आता है वो लोकसभा का एक नियम है 198, उसके तहत आता है। और अविश्वास प्रस्ताव का मूल क्या है ये आपको समझना है। अविश्वास प्रस्ताव का मूल वही है, क्या मूल है? कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी लोकसभा में मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद को सदैव अपना बहुमत रखना होता है, इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद 7 डूबती है 7 तैरती। मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, उसका कार्यकाल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका लोकसभा में बहुमत कब तक है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और आप जानते हैं कि लोकसभा में जो 543 सीटें हैं उसमें बहुमत कितना होता है? 272। तो मंत्रिपरिषद को ये 272 की संख्या को 5 साल तक मेंटेन करना होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव को समझने के लिए पहली चीज समझ लीजिए कि लोकसभा के नियम संख्या 198 के तहत आता है। संसद के संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। और इसका मूल क्या है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और पहली चीज ध्यान रखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आएगा। ध्यान रखना, ये कभी भी राज्यसभा में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही आता है। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। और ये कौन लाता है?
इसको विपक्ष लाता है। विपक्ष लाता है किसके खिलाफ लाता है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है? केवल लोकसभा में। कौन लाता है? विपक्ष लाता है। और किसके खिलाफ लाता है? तो आप बताएंगे कि वो मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो अविश्वास प्रस्ताव आता है उसका कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, इसका कारण नहीं बताया जाता है। केवल एक चीज़ लिख दी जाती है कि हम मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट करते हैं। अविश्वास प्रकट करते हैं यानी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा, विपक्ष द्वारा लाया जाएगा, मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाएगा और इसका कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। यानी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव तभी आएगा जब 50 सदस्य उसके समर्थन में हो, इससे नीचे पर नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना है। और अविश्वास प्रस्ताव जब आता है तो कार्य मंत्रणा समिति उस पर विचार करती है और उसके लिए दिन निर्धारित करती है कि किस दिन इस पर चर्चा और मतदान होगी। उसके बाद फिर लोकसभा अध्यक्ष चर्चा करवाता है और मतदान करवाता है। यदि मतदान के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा दे देना होता है। ध्यान रखना, यदि मतदान के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा दे देना होता है। भारतीय संसदीय परंपरा में समय समय पर अविश्वास प्रस्ताव आते रहे हैं। जैसे सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू मंत्रिमंडल के खिलाफ लाया गया था। अंतिम बार अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के खिलाफ आया था। हालांकि जब स्पष्ट बहुमत रहता है तो इसका कोई महत्व नहीं होता, कई बार नीतिगत दबाव बनाने के लिए भी इसको लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आएगा, विपक्ष द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से ही आ सकता है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ आएगा। अविश्वास प्रस्ताव का कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है और लोकसभा के नियम संख्या 198 के तहत आता है। इसका मूल यही है कि मंत्रिपरिषद को सदैव लोकसभा में अपना बहुमत बनाए रखना होता है। और अविश्वास प्रस्ताव यदि एक बार आ गया, ध्यान रखना, तो 6 माह तक अगला अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। यानी यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि 2 अविश्वास प्रस्तावों के मध्य न्यूनतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। यानी अगर सरकार एक बार अपना विश्वास हासिल कर ले तो कम से कम 6 महीने तक गारंटी उसको मिल जाती है। 6 माह तक उसके खिलाफ कोई दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है, क्यों आता है, किसके खिलाफ आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से एग्जाम में सदैव क्वेश्चन बनते आए हैं, तो ध्यान से इसको देख लेना। अविश्वास प्रस्ताव के बाद एक चीज़ और हम सब देखते हैं, विश्वास प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। और एक बिंदु यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि विश्वास प्रस्ताव भी संसदीय परंपरा में भारत की देन है। विश्वास प्रस्ताव भी संसदीय परंपरा में किसकी देन है, भारत की देन है। उसका कारण है, देखिए विश्व में क्या है कि विश्व में ज़्यादातर देशों में द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है लोकतंत्र में, तो वहाँ पे एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है। भारत में बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और गठबंधन सरकारें रही हैं। अल्पमत सरकार, एक शब्द आपने सुना होगा कि एक अल्पमत सरकार होती है, जैसे मेजॉरिटी में नहीं होती, मतलब उसको माइनॉरिटी कह सकते हो आप, या उसका बहुमत क्लियर नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कोई सरकार ऐसी है, कोई मंत्रिपरिषद ऐसा है जिसको 272 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में हासिल हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। जैसे वर्तमान सरकार या वर्तमान जो एनडीए गठबंधन की सरकार है या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, अल्पमत सरकार नहीं है। उसके खिलाफ कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास प्रचंड बहुमत है। नेहरू का मंत्रिमंडल ऐसा ही था, नेहरू को लगातार पूर्ण बहुमत प्राप्त था, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को। तो संसदीय परंपरा में अल्पमत की सरकारें भी चली हैं। तो विश्वास प्रस्ताव भी भारत की देन है। देखिए, विश्वास प्रस्ताव का सरल मतलब ये है कि सरकार कहाँ से बनती है, लोकसभा से बनती है, और लोकसभा में बहुमत क्या होता है, 272 होता है। तो विश्वास प्रस्ताव वैसे तो आता नहीं है, ध्यान रखना, विश्वास प्रस्ताव वैसे तो नहीं आता है। जैसे मान लेते हैं कि अभी आपने देखा कि 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए जो राजग है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसने 272 से ज़्यादा सीटें प्राप्त की, 350 से अधिक सीटें उनके गठबंधन के पास हैं। तो ऐसी स्थिति में विश्वास प्रस्ताव की कोई ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति को ये स्पष्ट पता है कि अमुक दल के पास पूर्ण बहुमत है, वो उसको बुलाएगा और शपथ दिलाएगा।
अब मान लेते हैं सरकार चलती रहे, कुछ दल अलग हो जाएं या कई घटक दल अलग हो जाएं और कोई सरकार अल्पमत में आ जाए या अल्पमत में आने का कोई ऐसा मामला हो, तो एक तो होता है कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है तो राष्ट्रपति उससे विश्वास हासिल करने के लिए कह सकते हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में राज्यपाल ने, जैसे अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली मुख्यमंत्री पद की। उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप विश्वास मतलब जो है राज्यपाल के सामने विश्वास मत हासिल करिए। अब वो हासिल नहीं कर पाए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर वहाँ पे दूसरी सरकार बनी, उन्होंने विश्वास हासिल किया। तो देखिए होता क्या है कि जब ये शंका हो, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कोई प्रधानमंत्री या जो व्यक्ति सरकार बना रहा है या सरकार बना चुका है उसके पास बहुमत नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो उससे विश्वास मत रखने के लिए कह सकता है। और विश्वास प्रस्ताव हमेशा ध्यान रखना, विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? ये सत्ता पक्ष का कोई सदस्य लाता है, सत्ता पक्ष का, ध्यान रखना। सत्ता पक्ष का मतलब कि जो सत्ता में है या जो सत्ता के लिए दावेदार है। तो विश्वास प्रस्ताव की जरूरत तभी पड़ेगी जब कोई ऐसी दुविधा होगी कि शायद इनके पास अल्पमत है। जैसे चौधरी चरण सिंह से कहा गया था विश्वास प्रस्ताव हासिल करने के लिए, और उन्होंने विश्वास प्रस्ताव हासिल करने के लिए जब उनसे कहा गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी तरीके से जैसे एचडी देवगौड़ा हैं या वीपी सिंह हैं, इनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव मतलब इन्होंने विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। तो विश्वास प्रस्ताव की जरूरत तभी पड़ेगी जब ऐसा प्रतीत होगा राष्ट्रपति को कि अमुक दल के पास या सत्ता में जो दल है या जिसने प्रधानमंत्री पद संभाला है उसके पास लोकसभा में बहुमत नहीं है। तो ये भी भारत की देन है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो विश्वास प्रस्ताव को भी आप ध्यान रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ। इसके बाद एक प्रस्ताव और आप देखेंगे, एक प्रस्ताव है निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव को भी आप ध्यान रखेंगे। निंदा प्रस्ताव एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। देखिए निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से अलग है, इसको आप ध्यान रखिए। देखिए निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से कैसे अलग है इसको आप समझना है। जैसे निंदा प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है तो ये भी आप ध्यान रखना, ये लोकसभा में ही लाया जाता है। पहली चीज़ तो कॉमन है, अविश्वास प्रस्ताव की तरह कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। लेकिन निंदा प्रस्ताव का कारण बताया जाना आवश्यक है, यानी इसमें कारण बताना या बताया जाना आवश्यक होता है। यानी निंदा प्रस्ताव जब भी लाया जाएगा तो कारण बताया जाना आवश्यक होगा, यानी इसमें कारण बताया जाएगा। और दूसरा ध्यान रखना कि निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ भी आ सकता है या फिर संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी आ सकता है। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ भी आ सकता है या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी आ सकता है। निंदा प्रस्ताव का उद्देश्य किसी मंत्री के कार्य की या मंत्रिपरिषद के कार्य की निंदा करना होता है। तो निंदा प्रस्ताव कहाँ पर आएगा? लोकसभा में ही आएगा। इसके लिए कारण बताया जाना आवश्यक है और ये किसी कार्य, मंत्री के कार्य या मंत्रिपरिषद के कार्य की निंदा के कारण लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव से क्या अंतर है? अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताने की जरूरत नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सरकार के खिलाफ एक प्रकार का अविश्वास होता है कि उसका लोकसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन ये उससे अलग है। तो निंदा प्रस्ताव कुछ वैसा ही दिखता है लेकिन है अलग। तो आता कहाँ है? लोकसभा में, ये तो तय है, लेकिन इसमें कारण बताया जाना होता है। ये किसी कार्य की आलोचना, चाहे वो मंत्री का कार्य हो या मंत्रिपरिषद का कार्य हो, उसके लिए लाया जाता है। ये किसी व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ भी आ सकता है या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी आ सकता है। और यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार का इस्तीफा देना आवश्यक नहीं है, यानी कि इसमें सरकार इस्तीफा दे अथवा न दे, हालांकि नैतिक रूप से उस पर दबाव जरूर बनता है। यदि उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो ये माना जाएगा कि उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो नैतिक दबाव बनेगा, लेकिन सरकार का इस्तीफा देना इसमें आवश्यक नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है? वहाँ पे इस्तीफा तुरंत हो जाता है, इस्तीफा आपको देना ही देना होगा अगर पारित हो जाए तो। इसके बाद एक और प्रस्ताव हम लोग देख लेते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव। तो देखिए धन्यवाद प्रस्ताव कब आता है? एक तो तब आता है जब किसी नई लोकसभा का प्रथम सत्र होता है। जैसे जब कोई नई लोकसभा गठित होती है तो उसका जो प्रथम सत्र होता है वो धन्यवाद प्रस्ताव होता है। इसके अलावा जो वर्ष का पहला सत्र होता है, संसद की वर्ष की जो पहली बैठक होती है, वहाँ पर यह प्रस्ताव आता है। तो सरकार का दो बार, एक तो नई लोकसभा के गठन पर और वर्ष के मतलब नए वर्ष के या जब नए वर्ष में जो संसद का पहला सत्र होता है उस समय ये प्रस्ताव आता है। और आप जानते हैं एक होता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो नई लोकसभा के गठन और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के या प्रत्येक कह लीजिए वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति का एक विशेष भाषण होता है। और राष्ट्रपति का वो अभिभाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सरकार की नीतियों के बारे में बताता है, सरकार की नीतियों कार्यक्रमों की रूपरेखा को बताता है।
तो धन्यवाद प्रस्ताव जब लाया जाता है तो ये ध्यान रखना होगा, ये राष्ट्रपति एक अभिभाषण करता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति पहले क्या करता है, अभिभाषण करता है। अभिभाषण कब करेगा, एक तो नई लोकसभा का चुनाव जब होगा उसके प्रथम बैठक में, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष की जो पहली बैठक संसद की होती है वहाँ पर वो राष्ट्रपति अभिभाषण करता है संसद के सम्मुख। और उसके बाद जब वो अभिभाषण करता है तो उसके अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, धन्यवाद प्रस्ताव का लोकसभा में पारित होना आवश्यक है, क्योंकि अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये माना जाता है कि सरकार की नीतियों को लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, और यदि ये नहीं पारित होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी ये अगर पारित हो जाता है तो अपने आप में एक प्रकार से विश्वास प्रस्ताव का काम करता है। जैसे जब नई लोकसभा गठित होती है और प्रथम सत्र उसका होता है, उसके पहले अन्य कार्यवाहियाँ होती हैं, प्रोटेम स्पीकर बनता है, फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव पहली बैठक में होता है, तो नई सरकार का गठन इसके पहले हो जाता है। जिसका बहुमत होता है उसका सरकार का गठन हो जाता है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक होता है। अगर ये नहीं पारित होगा तो मान लिया जाएगा कि लोकसभा में सरकार की नीतियों को विश्वास प्राप्त नहीं है और उसे इस्तीफा देना होगा। धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष संशोधन भी ला सकता है। अगर राज्यसभा में संविधान मतलब जो है धन्यवाद प्रस्ताव न पारित हो तो इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ सरकार की छवि प्रभावित होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सारे प्रस्ताव हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने संसदीय कार्यवाहियाँ, खास करके प्रश्नकाल, शून्यकाल और आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालिक चर्चा, इन सब चीज़ों पर बात की और साथ ही साथ सारे प्रस्ताव को हम लोगों ने जाना है। तो ये वीडियो भी आप ध्यान से देखेंगे, इसमें काफ़ी चीज़ें आपके काम की हैं।